आज का टॉपिक है हिंदी का वर्णमाला, वर्ण विचार। ध्यान दीजिए, वर्णमाला टॉपिक में हमने लिखा है वर्णमाला, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उठता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ण को दूसरे शब्दों में हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर नहीं, अक्षर। अब जरा ध्यान दीजिए, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े न हो सके। किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े न हो सके, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर है, कुल कितने वर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण और अक्षर में अंतर है। जरा ध्यान दीजिए, वर्ण और अक्षर में क्या है कि मात्रा सहित जब किसी वर्ण को हम उच्चारित करेंगे तो वह अक्षर होगा, ठीक है, और मात्रा रहित जब होगा तो वह क्या होगा? वर्ण होगा। सिंपली हमको ये समझना है कि वर्ण किसी भी अक्षर का क्या है? कथित रूप है। क्या है? कथित रूप है, उच्चारित रूप है। जब हम बोलते हैं तो वह वर्ण होता है, लेकिन जब लिखते हैं तो क्या होता है? अक्षर होता है। यानी कि किसी भी वर्ण का लिखित रूप क्या होता है? अक्षर होता है, और किसी भी वर्ण का कथित रूप, उच्चारित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। इतना सही है। चलिए ध्यान देते हैं कि हिंदी अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम कि 52 अक्षर किस प्रकार से है। ठीक, हम समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन 52 अक्षरों में स्वर कौन कौन से समाहित है? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी? 11। उसके बाद से अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। उसके बाद से व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। इसी में 2 हमारे आ जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या आ जाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 2। उसके बाद से आ जाता है संयुक्त व्यंजन। कितनी है इनकी संख्या? 4। अब जरा काउंट कीजिए कितना हो रहा है। 11 13 44, 44 4 48, और 48 2 50 2 52। यानी कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जा रही है? 52 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 52। अब इसके बारे में हम लोग विधिवत समझते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण समाहित हैं? 52। और इनको कितने वर्गों में विखंडित किया गया है? 2 वर्गों में विखंडित किया गया है। कौन कौन से? तो पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। थोड़ा छोटा छोटा हो जा रहा है क्या? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, स्वर किसे कहेंगे? स्वर के बारे में हम समझते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्वर। क्या है टॉपिक? स्वर। ध्यान दीजिए, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। और ये 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए,
ए, ओ और औ। ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अंग और अह स्वर और व्यंजन दोनों में से कोई नहीं है। अंग और अह क्या है? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। अब यहां पे ध्यान देते हैं, स्वरों की संख्या कितनी? 11। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि री क्या है भाई? ध्यान देते हैं, री जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। री कहां से लिया गया है? संस्कृत भाषा से, और इसे हम अर्धस्वर कह सकते थे, लेकिन हिंदी के व्याकरणाचार्यों के अनुसार और भारत सरकार ने री को स्वरों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। ठीक है, अतः हमारा अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ हमारे क्या है? स्वर है। कुल स्वर कितने हो जा रहे हैं? 11। अब ध्यान देते हैं, यहां पे हमारा हेडिंग हो जाता है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, स्वरों का वर्गीकरण यानी कि स्वर के कितने भेद होते हैं। भाई हम अभी कहते हैं कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक, या स्वर के 2 भेद होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि आधार कौन कौन सा है, किस आधार पर। तो ध्यान दीजिए कि स्वरों का वर्गीकरण कुछ आधारों पर किया गया है, और कुछ आधार कौन कौन से हैं जरा ध्यान देते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहला आधार हमारा हो जाता है मात्रा या साइलेंट। पहला आधार क्या है? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। पहला आधार हो जाता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाते हैं? तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाता है प्लुत स्वर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, पहले इन तीनों के बारे में समझते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वह स्वर जिसके उच्चारण में या वे स्वर या वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का समय लगता है, अर्थात बहुत ही कम समय लगता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है भाई? 4 है। कौन कौन से हैं? तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। फिर से परिभाषा समझ लीजिए, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। 2 नंबर पे हमारा दे रखा है दीर्घ स्वर को। दूसरा हमारा हो जाता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। वैसे स्वर जिनके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब बोलने में, उच्चारण का मतलब क्या? बोलने में। तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सा? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये 7 हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। अब ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर आता है हमारा प्लुत स्वर का। ध्यान दीजिए, प्लुत स्वर इन्हें हम उच्चारण के आधार पर ही कहते हैं, बोलने के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तीसरा नंबर आ जाता है प्लुत स्वर का। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात
ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वरों का प्रयोग जो है किसी को बुलाने, पुकारने या फिर गीत संगीत में धुन को पकड़ने के लिए, लय को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बुलाएं कि राम, किसी को चिल्ला के बुलाएंगे, अरे फलानवा, ऐसे करेंगे ना, तो यहां पे हम उसका तान पकड़ेंगे। ठीक, यानी कि ह्रस्व से कितना समय लेंगे, 3 गुना समय लेंगे, और वही हमारा क्या होगा, प्लुत स्वर होगा। जैसे कि हम कह दें राम, ओम, रोम। बात समझ में आ गई? ये 3 चीज समझ में आ गया। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद, 3 भेद। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। अब आगे चलते हैं। दूसरा आधार हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा आधार हो जाता है उत्पत्ति या रचना के आधार पर। उत्पत्ति या रचना के आधार पर। उत्पत्ति या रचना के आधार पर, भाई उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाते हैं, तो स्वर के 2 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं, 2 भेद हो जाते हैं। पहला भेद हो जाता है मूल स्वर, और दूसरा हो जाता है संधि स्वर। पहला मूल स्वर और दूसरा क्या हो जाता है, संधि स्वर। अब जरा इसके बारे में समझिए। मूल स्वर किसे कहते हैं, तो वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वैसे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति या जिनकी रचना किसी अन्य वर्ण से न हुई हो, अन्य स्वर से न हुई हो, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे। और मूल स्वरों को ही दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। वैसे स्वर जिनकी, वैसे स्वर, थप्पड़ मारूंगा अभी आके, खिलौना भूल जाओगे। वैसे स्वर जिनकी रचना किसी अन्य स्वर से न हुई हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे। जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनका निर्माण किसी अन्य स्वरों से नहीं हुआ है, इसी वजह से इन्हें हम क्या कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछता है हमसे कि मूल स्वरों की संख्या है कितनी है, 4, और कुल स्वरों की संख्या है 11। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4, कुल स्वरों की संख्या है 11। अब चलिए देखते हैं संधि स्वर। जरा ध्यान दीजिएगा, संधि स्वर किसे कहेंगे, तो वैसे स्वर जिनका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से हुआ है। वैसे स्वर जिनका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से हुआ है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि स्वर। और ये जो दीर्घ स्वर हमें दिख रहे हैं 7, यही हमारे क्या है, संधि स्वर है। जरा अब यहां पे ध्यान दीजिए कि संधि स्वर के 2 भेद हो जाते हैं। संधि स्वर के कितने भेद हो जाते हैं, 2 भेद हो जाते हैं। पहला भेद हम लोग कह देते हैं दीर्घ स्वर, और दूसरा हम लोग कह देते हैं संहित स्वर। क्या कहते हैं, संहित स्वर। संहित स्वर, इन्हें ही दूसरे शब्दों में संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो सजातीय स्वरों के मेल से निर्मित स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। सजातीय स्वरों के मेल से निर्मित स्वर को क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर। जैसे कि अ में अ जुड़ा, क्या हुआ, आ हुआ, और आ क्या है, दीर्घ स्वर। छोटी ई में छोटी ई जुड़ी, बड़ी ई, क्या है, दीर्घ स्वर। छोटा ऊ में छोटा ऊ जुड़ा, बड़ा ऊ, क्या हुआ, दीर्घ स्वर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अ में ई जुड़ा, ए होगा, ए क्या है, संहित स्वर। अ में ए जुड़ा, क्या हुआ, ए, क्या हो गया, संहित स्वर। अ में ऊ जुड़ा, क्या हुआ, ओ, और अ में ओ जुड़ा, क्या हुआ, औ।
और ये हमारा क्या हो जाता है, संगीत स्वर। यानी कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं संधि स्वर में, और ए ओ और औ, ये चार आपके संगीत स्वर हो जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं हम। तीसरा आधार हमारा क्या होता है, जरा यहीं पे समझ लें। तीसरा आधार हमारा होता है जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। बच्चों एक काम कीजिएगा, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है? या किसी भी वनडे एग्जाम में कहीं से भी पूछे स्वर से जो पढ़ाया जा रहा है, 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ध्यान देते हैं, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। जरा ध्यान दीजिए ये कहना क्या चाह रहा है। इसके कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी वर्ण को, किसी भी स्वर को बोलते हैं तो उसमें हमारी जीभ का भी योगदान होता है। तो जीभ के योगदान के आधारित पर, यानी कि जीभ का प्रयोग हम करते हैं तो जीभ का कौन सा भाग आगे आता है, प्रभावी होता है, ऊपर उठता है, उसके आधार पर क्या, स्वर के भेद। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है अग्र स्वर, दूसरा हो जाता है मध्य स्वर, और तीसरा हो जाता है पश्च स्वर। पश्च कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं पे पश्च दे देता है। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर या पश्च स्वर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इन तीनों का मतलब समझते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं? अग्र का मतलब क्या होता है? आगे वाला। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे। यानी कि वैसे स्वर जिनके उच्चारण में, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा प्रभावी हो, ऊपर उठे, उसे ही हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर कहेंगे। और अग्र स्वरों की संख्या बच्चों कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये 4 आपके अग्र स्वर हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए। बोल कर देखिए, ये इन चारों के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा क्या होगा? प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये चारों हमारे क्या हो गए? अग्र स्वर हो गए। 2 नंबर पे है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो वह स्वर जिनके उच्चारण में, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रभावी हो, जीभ का मध्य भाग प्रभावी हो, उसे हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। और हिंदी वर्णमाला में मध्य स्वर की संख्या केवल 1 है, और वह क्या है? अ। क्या है? अ। अब शेष, यहां पे ध्यान दीजिए, पश्च स्वर, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा प्रभावी हो, उसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्च स्वर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए को छोड़कर शेष सभी हमारे क्या हैं? पश्च स्वर हैं। क्या हैं? पश्च स्वर। कौन कौन से बच रहे हैं? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आए हो गया, ओ और औ, ये हमारे क्या हो जाते हैं? पश्च स्वर हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? एक आधार बच्चों और देख लेते हैं। चौथा आधार हमारा हो जाता है, चौथा आधार मुख विवर के आधार पर। क्या होता है? मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिए, मुख विवर के आधार पर हमने कह दिया, इसका मतलब क्या है? जी नहीं, इसका मतलब मुख के बनावट नहीं, मुख का खुलना। मुख विवर, इसको हम कह सकते हैं मुख गुहा। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिए इधर, कि जब हम स्वर को उच्चारित करते हैं तो हमारा मुंह खुलता है।
तो मुंह के खुलने के आधार पर, किस आधार पर? मुंह के खुलने के आधार पर। ये जो 11 स्वर हैं, जरा ध्यान दीजिए, ये 11 स्वर हैं, इन्हीं 11 स्वर को अलग अलग आधारों पर बांटा जा रहा है और वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देते हैं कि मुख विवर के आधार पर स्वर के 4 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 4 भेद हो जाते हैं बच्चों। और पहला भेद हो जाता है आपका संवृत्त स्वर। क्या होता है? संवृत्त स्वर। पहला भेद होता है संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर किसे कहते हैं? तो वह स्वर या वैसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहे। वैसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग क्या रहे? बंद रहे, अर्थात बहुत ही कम खुले, उसे हम क्या कहेंगे? संवृत्त स्वर कहेंगे। और संवृत्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। जरा ध्यान देंगे कौन कौन से? तो छोटी ई, बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इन चारों के उच्चारण में ई, ऊ बहुत ही कम मुख खुल रहा है, अतः ये कौन से स्वर हैं? संवृत्त स्वर हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं दूसरा अर्ध संवृत्त स्वर। क्या है? अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर किसे कहते हैं? तो अर्ध संवृत्त स्वर किसे कहते हैं? तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत्त से थोड़ा अधिक खुले। वैसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत्त से थोड़ा अधिक खुले, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? तो ए, ओ। कौन से हैं? ए, ओ। अब ध्यान दीजिए भाई, यहीं पे ई, ऊ बहुत ही कम मुख खुला, ए, ओ उससे थोड़ा अधिक खुल रहा है। अब तीसरा नंबर है बच्चों हमारा अर्ध विवृत स्वर। कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अर्ध विवृत स्वर किसे कहेंगे? तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुल जाए। वैसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और वो 4 कौन कौन से हैं? अ, ए, औ, और एक इसमें आगत स्वर आ जाता है, आ। क्या होता है? आ, यानी कि होठ को गोल कर देना है। ये 4 हमारे क्या हो जाते हैं? अर्ध विवृत स्वर। बच्चों एक चीज बताइए मुझे, एक बात है कि हमने मुख के खुलने के आधार पर स्वर का भेद बताया, 4 भेद मैंने बताया। संवृत्त का मतलब क्या? बहुत ही हल्का खुलना। अर्ध संवृत्त का मतलब थोड़ा अधिक खुलना। अर्ध विवृत का मतलब कि आधा खुलना। तो अब क्या नंबर आएगा? पूरा खुलना। यानी कि अब लास्ट में नंबर आ गया विवृत स्वर का। किस स्वर का? विवृत स्वर का। जरा ध्यान दीजिए कि वैसा स्वर या वैसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुल जाए, मुख पूरी तरह से खुल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत स्वर। और हिंदी वर्णमाला में एकमात्र विवृत स्वर है। क्या? आ। कौन सा है? आ। चलिए ठीक है, एक आधार बच्चों बाकी रह गया। अब जरा हम इसमें से इस पहले आधार को मिटा देते हैं और यहां पर हम आखिरी आधार बता रहे हैं आपको। आखिरी आधार हमारा हो जाता है 5वां, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाते हैं? 2 भेद हो जाते हैं। कहीं कहीं पे 3 भेद देता है, लेकिन हमको 3 भेद नहीं, 2 ही भेद हमारा जानना है हमको। पहला हो जाता है हमारा वर्तुल, या क्या हो जाता है? वृत्तमुखी।
क्या होता है? वृत्तमुखी। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, वर्तुल या वृत्तमुखी, वृत्तमुखी वृत्त के समान मुख। जब हम बोलते हैं तो हमारे होठ कुछ आकृति बनाते हैं, कुछ ढांचा बनाते हैं। उन ढांचा के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाते हैं? 2। पहला हो गया वर्तुल या वृत्तमुखी, यानी कि वैसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या हो जाए? गोल हो जाए, वृत्त बना दे, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी या वर्तुल। और इनकी संख्या कौन कौन सी? कितनी? 4। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये 4 हमारे क्या हैं? वर्तुल या वृत्तमुखी। अब दूसरा नंबर आ जाता है बच्चों अवर्तुल या अवृत्तमुखी या प्रसृत स्वर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अवर्तुल या अवृत्तमुखी किसे कहेंगे? तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल ना हो, होठों द्वारा वृत्त न बने, उन्हें हम क्या कहेंगे? अवर्तुल या प्रसृत स्वर कहेंगे। इनकी संख्या भाई देख लीजिए कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, और इसके अलावा कौन कौन सा है भाई? आ भी आ जाएगा इसी में ना, और आ, और आगत स्वर को भी क्या कर लीजिए? शामिल कर लीजिए। ये हमारे क्या है? प्रसृत स्वर है या अवर्तुल स्वर है या अवृत्तमुखी स्वर है। तो यहां पे हमारा स्वर समाप्त होता है। चलिए अगले दिन व्यंजन के साथ। जरा ध्यान दीजिए एक और चीज, अब यहीं पे हम टॉपिक थोड़ा सा बता दें। 2 चीज छूट रहा है, अंग और अह। तो अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है, और अंग और अह को अयोगवाह आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। चलिए अगले दिन मिलते हैं। दैट्स ऑल।